मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। इसमें स्टूडेंट को भी ध्यान में रखा गया। फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस का एक्शन जारी है। अब कानपुर पुलिस इरफान का मुंबई स्थित आलीशान फ्लैट और नोएडा की बेशकीमती जमीन को सीज करेगी। दोनों जगह की प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए कानपुर से टीम बुधवार को रवाना होगी। इसके साथ ही अन्य चिन्हित प्रॉपर्टियों को भी जल्द से जल्द गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया जाएगा। बस्ती के ऋषभ शुक्ला और रूस की श्वेता अब एक हो गए हैं। 1 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने 27 फरवरी को शादी कर ली। ये शादी भारत में हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई। दोनों के परिवार भी अपने बच्चों की खुशी में शामिल हुए। ऋषभ और श्वेता के दोस्त भी इस शादी में शामिल होने भारत आए। बस्ती के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक मैरिज हॉल में दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली, 7 फेरे लिए और एक दूजे के हो गए। इस शादी में दुल्हन बनी श्वेता राणा काफी खुश नजर आई। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के संग शादी में ठुमके भी लगाए। इस शादी की चर्चा खूब हुई। शादी के बाद दोनों फिर से रूस लौट गए। हालांकि ये लोग शादी के बाद की रस्मों को पूरा करने जल्द ही भारत वापस आएंगे। भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा दे चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह केजरीवाल कैबिनेट में 2 नाम तय हो चुके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा। अभी सिसोदिया और जैन के विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के पास रहेगी। इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आगरा में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब ससुराल पहुंची दुल्हन की अचानक मौत हो गई। दुल्हन की मौत के बाद परिवार सदमे में है। दूल्हे का कहना है कि सोचा नहीं था कि 24 घंटे का ही साथ रहेगा। फतेहपुर सीकरी के महादेव गली में रहने वाले बल्लन के बेटे राजू की 27 फरवरी को आगरा के धुलियागंज की रहने वाली सोनिया के साथ शादी हुई। शादी की रस्में धूमधाम से हुई। 28 फरवरी को राजू अपनी दुल्हन को विदा कराकर लाया। सोनिया के भाई करण ने बताया कि पिछले 5 महीने से वह बीमार चल रही थी। डॉक्टरों ने फेफड़ों में इन्फेक्शन बताया था। पिछले साल अक्टूबर में सोनिया की मां का निधन हो गया था। तब से वह ज्यादा बीमार हो गई, गुमसुम रहने लगी। शादी के अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी। शादी के बाद पूरा परिवार खुश था। दूल्हा राजू अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर अपने घर में लेकर आया। पूरे परिवार ने दुल्हन का फूलों से स्वागत किया। सब बहुत खुश थे। लेकिन इसके बाद सोनिया की तबीयत खराब हो गई। हालत ज्यादा खराब होने पर लड़की के घर वालों को सूचना दी गई। वो भी वहां पहुंच गए। इसके बाद इलाज के लिए उसे भरतपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सोनिया की मौत हो गई। यूपी सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। बुधवार सुबह माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले के घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। जफर के घर से तलवार, पिस्टल और राइफल भी मिली हैं। जफर के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम गिरा रही है। 2 मंजिला घर के मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। अतीक का मकान जब जब्त किया गया था तो जफर ने ही उसके परिवार को पनाह दी थी। जफर अतीक का खास गुर्गा है। दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। हाल ही में उमेश पाल ने जफर पर भी केस दर्ज कराया था। वहीं अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया। इसमें कहा गया कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। उन्होंने अतीक की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। ग्वालियर जिले में डीएसपी के पद पर पदस्थ संतोष पटेल हाल ही में अपनी मां से मिलने खेत पर पहुंचे। इस दौरान मां बेटे के बीच हुआ संवाद चर्चाओं में है। दरअसल संतोष पन्ना जिले के रहने वाले और डीएसपी बनने के बाद पहली बार वर्दी में मां से मिलने गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि मां खेत में है तो वो भी खेत में जा पहुंचे, जहां मां चारा काटती हुई मिली।
खेत पहुंचने पर उन्होंने मां से उनका हालचाल पूछा और स्थानीय बोली में कहा कि अब यह सब करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ ग्वालियर चलो, वहीं रहेंगे। इसके जवाब में मां स्थानीय बोली में कहती है कि हमारी ममता नहीं मानती, बेटन के लिए 2 रुपया जोड़ने की चाहत है। दरअसल ये वीडियो खुद डीएसपी संतोष पटेल ने 26 फरवरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, डीएसपी बने 5 साल हो गए, पहली बार अपनी मां के पास वर्दी में मिलने खेत पर पहुंचा, जिसका मातृभाषा में संवाद, अम्मा खेत मां गुड़ाली छुवालत, मैं केहू की आराम से रहो कर अब या काम करे की जरूरत निहाय, तो बोली महतारी की ममता नहीं मानते आए, अपने बेटन का 2 रुपया जोड़े चाहत ही, पढ़ाई करो चाहिए, कहे से नौकरी राजा चीज होती, पढ़ाई से राजगद्दी मिलत ही। इस तरीके का उन्होंने अपना पूरा संवाद अपने अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में देखा जा रहा है कि डीएसपी संतोष पटेल को आता देख मां कहती है कि आ गए बेटा, किससे आए हो? इसके जवाब में डीएसपी कहते हैं कि गाड़ी से आए हैं। इसके बाद वे पूछती है कि क्या करती हो, यह क्यों करती हो? इसके जवाब में मां कहती है कि घर पर एक भैंस है। इस पर डीएसपी मां से कहते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है, पैसे से खरीद लो। मां कहती है कि मैं फिर घर में बैठकर क्या करूंगी? इस पर संतोष पटेल कहते हैं कि तुम अब चलो और ग्वालियर रहो। मां कहती है कि अब यह सब कौन देखेगा? इस बीच साथ में गए युवक की आवाज आती है कि बड़ी अम्मा ये पैसे देते हैं कि नहीं? जिसके जवाब में वे कहती हैं कि खूब पैसे देते हैं, पूरा खर्चा पानी चलाते हैं, इससे 20,000 रुपए कमा लेती हूँ। इस दौरान अपने काम में व्यस्त मां कहती है कि गरीबी में मुंह हुईगा कारा और मोर बेटा हुईगा पुलिसवारा। जानकारी के अनुसार संतोष पटेल मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के तौर पर ग्वालियर जिले में पदस्थ है। वे पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के गांव देवगांव के रहने वाले हैं। पटेल अपनी सादगी भरे जीवन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। झांसी के बजेरा गांव में एक बुजुर्ग की लाश 2 दिनों से घर में कैद थी। उसकी पत्नी मायके गई थी, जबकि बच्चे दिल्ली में थे। वह घर पर अकेले थे। पड़ोसी के घर में निर्माण कार्य चल रहा था, तब मजदूरों को कमरे में पैर दिखाई दिए। सूचना पर प्रधान और पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिजनों को सूचना दी। अंदर जाकर देखा तो शव पड़ा हुआ था। मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज शाम तक शव का पोस्टमार्टम होगा। बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में बुंदेलखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के अंतर्गत गांधी पार्क झांसी में धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान करने वाले जीआईसी झांसी के प्रधानाचार्य सतीश कुमार सिंह के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। बुंदेलखंड राज्य के पक्ष में जय जय बुंदेलखंड के गगन भेदी नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड राज्य के नारे लगाते हुए नृत्य भी किया। गांधी पार्क झांसी में धरना स्थल पर सभा की गई। सभा के उपरांत कार्यकर्ताओं ने झांसी जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में माननीय प्रधानमंत्री से मांग की गई कि महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान करने वाले अधिकारी को तत्काल झांसी से हटाया जाए, उसे बर्खास्त किया जाए। खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां एक महिला अधिवक्ता सहित 5 अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज कथित फर्जी मुकदमे को लेकर वकीलों ने आक्रोश व्यक्त किया। इस संबंध में जिलाधिवक्ता संघ ने झांसी परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक से मिलकर पूरे मामले की जांच कराकर मुकदमे को खारिज किए जाने तथा झूठा मुकदमा दर्ज कराए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। संघ ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि यह मुकदमा खारिज नहीं किया गया तो संघ को विवश होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। संघ ने मुकदमे को फर्जी तथा झूठा बताने के साथ साथ इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे के साक्ष्य भी ज्ञापन के साथ सौंपे। बताते चले कि शहर कोतवाली थाने में मेवातीपुरा निवासी देशराज कोस्टा द्वारा एक महिला अधिवक्ता सहित 5 अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद से ही अधिवक्ताओं में आक्रोश है। आज जिलाधिवक्ता संघ झांसी का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस महानिरीक्षक जोगिंदर कुमार से मिला और मांग की कि थाना कोतवाली झांसी में महिला अधिवक्ता अकबरी बेगम और उनके सीनियर अधिवक्ता याकूब अहमद मंसूरी एडवोकेट, नूर अहमद मंसूरी एडवोकेट और उनके दोनों अधिवक्ता पुत्रों के विरुद्ध 25 दिसंबर की रात 8 बजे की घटना बताकर झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। जबकि जिस समय की घटना बताई गई है उस समय सभी 5 लोग अपने घर में मौजूद थे। पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने
और झूठा मुकदमे हटाए जाने की मांग की गई है। हमें न्याय चाहिए। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किया गया, उसके अश्लील वीडियो बनाकर बदनाम करने की धमकी दी गई। थाने में पुलिस उसकी फरियाद नहीं सुन रही, ये कहना है उस पीड़िता का, जिसने झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंची ये पीड़िता मध्य प्रदेश में पृथ्वीपुर जिले की रहने वाली है। पीड़िता ने झांसी एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि वह अनुसूचित जाति से है, वह इंटरमीडिएट की छात्रा है। पृथ्वीपुर में रहकर वह पढ़ाई और कोचिंग करती है। पीड़िता का आरोप है कि उसे जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसके लिए उसकी पृथ्वीपुर में रहने वाले एक युवक से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उसने जाति प्रमाण पत्र बनवाने का भरोसा दिया। इसके लिए उसने उसे जाति प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज भी लिए। इसके बाद उसे पृथ्वीपुर अम्बेडकर चौराहे पर बुलाया, जहां से उसे कार में बैठाकर झांसी यह कहकर लाया गया कि वह उसका जाति प्रमाण पत्र कंप्यूटर से बनेगा। वह विश्वास में आकर झांसी आ गई। झांसी में उसे एक महिला सिपाही के घर पर लाया गया, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया।